हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका जो संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। और जैसा कि आपको बताया था कि भाई कोई भी संयोजी उत्तक लो आप, तो हर संयोजी उत्तक में हमें क्या मिलती हैं? कोशिकाएं मिलती हैं। और कोशिकाओं के बाहर अधात्री होता है ना। फिर अधात्री दो चीजों से बना हुआ होता है। एक तो वहां पर आपको तंतु देखने मिलेंगे, और उनके बीच में भरण पदार्थ होता है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो लेक्चर जाके देख सकते हो कि भाई हमने वहां पर कोशिकाओं में आपकी तंतु कोरक, महाभक्षकाणु और जो प्लाज्मा कोशिका थी, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम भाई एक तो मास्ट कोशिका और एक जो वसा कोशिका है इसके बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत ये जो अधात्री है इसके बारे में समझेंगे। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे लास्ट क्लास में हमने ये तंतु कोरक कोशिकाएं हो गई, इसके अलावा जो महाभक्षकाणु हो गए, और आपकी जो प्लाज्मा कोशिका होती है, तो ये दिखती कैसी हैं, ये काम क्या करती हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका मास्ट कोशिका। आगे की जो दो कोशिकाएं बची है ना, उनको पढ़ते हैं हम। तो देखो, मास्ट कोशिका को जैसे अगर आप देखो तो भाई सबसे पहली चीज, ऐसे गोल और अंडाकार ये शेल जो है आपको वो देखने मिलेगी। अब इस सेल के अंदर अगर आप देखोगे भाई, आपको कई सारी पुट्टिकाएं मिलती है। जैसा कि यहां पर आप डायग्राम देख भी सकते हो, ये वाला। ठीक है। तो क्या होगी भाई, गोल और अंडाकार कोशिका होती है। इस कोशिकाओं में अगर आप देखोगे तो आपको कई सारी पुट्टिकाएं मिलती हैं। और इन पुट्टिकाओं के अंदर अगर हम देखें तो कई सारे रसायन भरे हुए होते हैं। अब याद रखना, मेनली जो रसायन यहां पर मिलते हैं हमें, वो तीन मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका ये हिस्टामिन। दूसरा अगर हम देखें तो सेरोटोनिन। ये इंग्लिश वर्ड ही है, खाली इन्होंने हिंदी में लिख दिए हैं, है ना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। और तीसरा जो केमिकल यहां से रिलीज होता है वो है आपका हिप्पेरिन। तो देखो, अगर हम मास्ट कोशिकाओं की बात करें, तो जो मास्ट कोशिकाएं होती है वो तीन केमिकल्स को, तीन रसायन्स को बनाकर रिलीज करती हैं। कौन कौन से? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स के जो काम होंगे, वही जो काम है वो आपकी मास्ट कोशिका के हो जाएंगे। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि भाई हिस्टामिन क्या करता है, आपका जो सेरोटोनिन है वो क्या करता है, हिपेरिन क्या करता है। तो सबसे पहले भाई हम देखें जैसे किसके बारे में, हिस्टामिन के बारे में। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि भाई ये क्या होता है, आपको फंक्शन इसका याद रखना है कि एक वाहिनी प्रसारक होता है। वाहिनी प्रसारक मतलब कि जैसे मान लो आपके शरीर में कोई रुधिर वाहिनी है, उसको ये फैला देगा ऐसे, है ना। प्रसारण मतलब होता है ना फैलाना, ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैसोडाइलेटर। अब देखो कहानी क्या है, आप सब लोगों ने एक चीज थोड़ी बहुत पढ़ी हो, या आप लोग नोटिस भी कर सकते हो कि भाई जब भी आप लोगों को चोट लगती है, भाई जैसे आपके स्किन है, इस पे कोई कट लग गया, कोई घाव हो गया, तो आप क्या देखते हो कि भाई जब भी किसी जगह पे कट लगता है तो वो एरिया कैसा होता है, थोड़ा सा लाल हो जाता है ना, रेडनेस आ जाती है वहां पर। इसके अलावा आप देखोगे वहां पर क्या है, सूजन आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है। इसके अलावा आप देखो वो भी एरिया जो होता है थोड़ा हीट अप हो रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे वो गर्म सा हो रहा है वो थोड़ा सा। और इसके अलावा भाई वहां पे दर्द भी होता है। तो आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आपको चोट लगती है तो वो एरिया क्या होगा, रेड हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है ना, वो थोड़ा सा हीट करने लग जाता है, थोड़ा गर्म सा हो जाता है। और साथ में क्या होगा, वहां पर आपको पेन भी होने लग जाता है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, इन सबको एक साथ बोला जाता है प्रदाह। प्रदाह, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या, इन्फ्लामेशन। ठीक है। अब जब भी भाई चोट लगी तो इन्फ्लामेशन हुआ, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसका कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है। तो भाई जो इन्फ्लामेशन होता है, पर्दा है, उसका क्या काम होता है, इसको समझते हैं। कि भाई जैसे मान लो ये आपके शरीर की त्वचा हो गई, आपकी स्किन हो गई। अब आपकी स्किन क्या कर रही है भाई, एक कहते हैं ना भाई, एक शारीरिक रोध होता है ये, कई सारे पैथोजेंस वगैरह को आपको बॉडी में जाने से रोकता है। अब इसी पे कट लग गया, जैसे मान लो ये साइड वाला पार्ट आप देख रहे हो, किस में क्या लग गया, अब कट लग गया। अब भाई कट लग गया तो क्या होगा, अब कई सारे पैथोजन यहां से बॉडी में अंदर जाना चालू कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कई सारे जो पैथोजेंस हैं, जो जीवाणु होते हैं, रोगाणु, वो शरीर में जाने लग जाएंगे। तो भाई अब आप लोग बताओ कि क्या बेटर होगा, कि उन पैथोजन को वहीं रोक दिया जाए, या फिर शरीर में आने दो, और शरीर में जब वो फैल जाएंगे तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट यही होगा कि आप उसको वहीं रोक दो, क्योंकि अगर वो शरीर में आके फैल गए
तो उनको फिर क्या करना, एलिमिनेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या, बॉडी क्या करती है, जब भी जैसे कट लगा तो वहां पे जो त्वचा थी वो रही नहीं, तो अब क्या होगा, पैथोजन अंदर आ रहे हैं तो उनको वहीं रोकना है। अब भाई रोकने का काम आपके शरीर में कौन करता है, आपके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो करती हैं। और डब्ल्यूबीसी कहां पर घूम रही है, ब्लड में, है ना भाई, हमारे रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी मिलती है। और रक्त कहां पर घूम रहा है, रक्त घूम रहा है रुधिर वाहिनियों में। अब इसको ऐसे समझोगे भाई, जिस पार्ट में कट लगा था वहां से पैथोजन आ रहे हैं, तो वहां पे एक तरीके से लड़ाई चालू हो गई है। तो हमें बहुत सारी डब्ल्यूबीसी को वहां पर भेजना है। अब ज्यादा डब्ल्यूबीसी कब जाएगी भाई, जब वहां पर रक्त ज्यादा जाएगा। और रक्त ज्यादा कब पहुंचेगा, जब वहां पर रुधिर वाहिनियां फैली हुई होंगी। तो होता क्या भाई, जैसे ही कोई पैथोजन शरीर में आता है वो हमारे अंदर आने लगेगा और हमारे त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक होता है, उसके अंदर मास्ट कोशिकाएं मिलती हैं आपको। तो वो क्या होगा, जो मास्ट कोशिका से जैसे ही वो जाके जुड़ते हैं, मास्ट कोशिकाएं क्या बना देती हैं, हिस्टामिन को बना देती है। हिस्टामिन क्या करता है, उस एरिया में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उनको फैला देता है ना। जैसे आप देख सकते हो कि भाई पहले ये रुधिर वाहिनी ऐसे सिकुड़ी हुई है, अब आप देखो इसने इस रुधिर वाहिनी को ऐसे फैला दिया। अब सिंपल सी बात है भाई, रुधिर वाहिनी फैल गई तो रक्त वहां पर ज्यादा जाएगा, और रक्त ज्यादा जाएगा तो डब्ल्यूबीसी भी ज्यादा पहुंचेगी, और डब्ल्यूबीसी ज्यादा पहुंचेगी तो अब उन पैथोजन को वहां पर मारना क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो भाई दो तीन चीजें कि भाई हम उस एरिया में क्या देख रहे हैं कि वो एरिया लाल हो जाता है थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि उस एरिया में रुधिर वाहिनी फैलने लग गई, ज्यादा ब्लड आने लग गया वहां पर। और ब्लड कैसा होता है भाई, रेड कलर का दिखता आपको, तो एक तो लाल हो गया, प्लस ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो रहा है, फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो रहा है उस एरिया में, तो सूजन भी आएगी। ठीक है। अब शरीर के तापमान से रक्त का तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उस एरिया में आपको थोड़ा हीट अप, ऐसे गर्म सी हीट सी लगेगी, तो वो गर्म भी आपको दिखेगा वहां पर। और पेन का भी इवोल्यूशन हुआ है भाई हमारे शरीर में, ताकि हम उस एरिया का ध्यान रखें। भाई ऊपर से बात है, हमें चोट लगी और हमें पता ही नहीं चल रहा कि इस एरिया में चोट लगी हुई है ना, तो पैथोजन आ ही जाएंगे, हम उसका ध्यान रखेंगे नहीं। तो ध्यान रहे हमें किसी चीज का भाई, कि भाई यहाँ पर कट लग गया, इसका ध्यान रखना है, तो इसलिए दर्द का इवोल्यूशन हुआ है पेन का। तो याद रख लेना भाई, जब भी कट लगेगा, कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन होगा, तो वहां पर आपको इन्फ्लामेशन देखने मिलता है। और इन्फ्लामेशन कौन करा रहा है यहाँ पर, एक हार्मोन, ये केमिकल करवा रहा है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। ठीक है। और ये लाल, सूजन, दर्द, गर्म, ये जितना भी होता है इन सबको एक साथ क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन, और प्रदाह इसको बोला जाता है। ठीक है। तो पहला ये केमिकल हो गया हिस्टामिन। दूसरा केमिकल अब अगर यहाँ पे आप देखो तो वो होता है आपका कौन सा, सेरोटोनिन। अब से जैसे ये एकदम ओपोजिट है किसका, हिस्टामिन का। जैसे भाई हिस्टामिन एक वाहिनी प्रसारक होता है, जो सेरोटोनिन है वो एक वाहिनी संकुचक होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। अब कहानी क्या है कि भाई जैसे मान लो आपके शरीर है, आपके शरीर में कोई रुधिर वाहिनी थी, और उस रुधिर वाहिनी में कट लग गया, तो भाई उससे ब्लड बाहर जाने लग जाएगा। तो क्या करना है भाई, उस ब्लड वेसल को दबा दो आप। तो अगर ब्लड वेसल को दबा दिया तो उससे रक्त का जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा, और रक्त का प्रवाह कम हो गया तो भाई उससे जो रक्त की हानि हो रही थी, जो लॉस हो रहा था, वो भी कम हो जाएगा। तो एक चीज आप याद रखना भाई, जब भी कट लगता है तो मास्ट कोशिकाएं सक्रिय होकर, एक्टिव होकर क्या बनाती है, सेरोटोनिन बनाती है। सेरोटोनिन क्या करता है भाई, इन पेशियों, इन वाहिनियों के अंदर जो पेशियां होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, जिससे रुधिर वाहिनी क्या है, ऐसे सिकुड़ जाती है। और जैसे रुधिर वाहिनी सिकुड़ी, जो पैथोजन, मतलब सॉरी, जो ब्लड वहां से जा रहा था उसका फ्लो खत्म, और फ्लो खत्म होते ही जो लॉस हो रहा था वो भी रुक गया। तो एक चीज आप याद रख लेना इसके अलावा ये। तीसरा अगर केमिकल देखे जो कि आपका मास्ट सेल से रिलीज होता है, वो है आपका हिपेरिन। अब देखो आपने स्कंदन सुना होगा, क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, कि भाई जैसे अगर आप ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के रखो, है ना, जैसे आप कटवट लग जाता है तो कई बार खून निकलता है, तो देखा होगा खून कुछ देर बाद जम जाता है, जिसको क्लॉटिंग या फिर स्कंदन बोलते हैं हम। अब कहानी क्या है भाई, हमारी बॉडी में तो ब्लड नहीं जम रहा, बाहर निकालते ही आप देखो कि वो जम जाता है, अंदर नहीं जम रहा। तो होता क्या है, उसको अंदर जमने से रोकने का जो काम है वो कौन करता है, वो हिपेरिन करता है। ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखना कि ये क्या होता है, एक प्रतिस्कंदक कारक होता है। स्कंदक कारक थोड़ा सा इसमें आप चेंज कर लेना, यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, एक
प्रतिस्कंदक कारक लिख लेना आप इसमें, प्रतिस्कंदक कारक होता है, मतलब एंटी कोगुलेटरी, मतलब ये स्कंदन क्या करता है, उसको रोकता है। तो हमारे शरीर में क्या है, जो रक्त है वो जमे ना, उसको रोकने का काम कौन करता है, आपका हेपेरिन करता है। तो भाई ये तीन हॉर्मोन्स हो गए, मतलब रसायन हो गए जो कि मांस कोशिका बना रही है। एक तो हिस्टामिन जो क्या होता है भाई, एक वाहिनी प्रसारक है। दूसरा है सेरोटोनिन जो क्या है, एक वाहिनी संकुचक होता है। और तीसरा है आपका कौन सा, हिपेरिन, जो कि क्या है, एक प्रतिस्कंदक होता है, मतलब आपके शरीर में स्कंदन को रोकता है। ठीक है भाई, तो ये चौथी चार कोशिकाएं पढ़ ली हमने। पहला तंतुकोरक हो गया, महाभक्षकाणु हो गए, आपकी जो प्लाज्मा कोशिका हो गई, और ये चौथी आपकी कौन सी हो गई, मास्ट कोशिका। अब पांचवी सेल अगर हम देखें जो हमें संयोजी ऊतक में मिलती है देखने, वो है वसा कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एडिपोसाइट। अब देखो आप याद रखना कि जो वसा होती है भाई हमारे शरीर में, वो दो टाइप की होती है। एक होती है श्वेत वसा जिसको व्हाइट एडिपोज बोलते हैं, और एक होती है भूरी वसा जिसको हम ब्राउन एडिपोज बोलते हैं। अब इन दोनों में फर्क थोड़ा सा आप याद रख लेना। जैसे दोनों सेल्स को अगर आप देखो दोनों वसा में, तो भाई बाहर ऐसे प्लाज्मा झिल्ली होगी। अब होता क्या है भाई, जो आपकी श्वेत और जो व्हाइट एडिपोज होता है, उसमें कोशिका का द्रव्य का ज्यादातर जो भाग है उसमें क्या भरी हुई होती है, वसा भरी हुई होती है। तो सेल था, सेल के ज्यादातर एरिया में क्या है, एक वसा की बड़ी गोलिका मिलती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है इसका वो कहां चला जाता है, बाहर की तरफ। तो जैसे आप यहाँ पे शेप देख भी सकते हो कि भाई यहाँ पे इसका केंद्रक अगर आप देखो तो परिधीय केंद्रक होता है, परिधीय केंद्रक है। और ज्यादातर एरिया में अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या भरी हुई मिलती है आपको, वसा भरी हुई मिलती है। इसके अलावा भूरी वसा में अगर आप देखो तो भूरी वसा में क्या है, जो वसा होती है वो स्टोर तो वो करते हैं, लेकिन वसा की ऐसी बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वहां पर, बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स आपको देखने नहीं मिलेंगी। इसके अलावा भाई इनके अंदर जो सूत्र कणिकाएं होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पिगमेंटेड, उसमें कई सारे पिगमेंट मिलते हैं। और उसी पिगमेंट की वजह से इस वसा का जो रंग है वो कैसा दिखता है, भूरा दिखता है। अब भाई दोनों के स्ट्रक्चर की बात कर ली कि भाई अगर आप किसकी बात करो, श्वेत वसा की, तो उसमें क्या है भाई, ज्यादातर भाग में तो वसा भरी हुई एक बड़ी गोलिका मिलती है। उसी वजह से उसका जो केंद्रक है वो बाहर की साइड चला जाता है, तो परिधीय केंद्रक होता है। वहीं अगर बात करो आप किसकी, भूरी वसा की, तो भूरी वसा में भाई केंद्रक क्या है, कोशिका के मध्य में होता है। और वसा की आपको बड़ी गोलिका नहीं मिलती, छोटी छोटी गोलिकाएं मिलती है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती है। प्लस वहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, और उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। और उसी वजह से ये जो वसा है कैसी दिखती है, भूरी दिखती है। अब काम क्या है, जैसे श्वेत वसा की अगर आप बात करो तो इसका मेन काम होता है भोजन का संग्रहण, आपके खाने को स्टोर करने में काम आता है। कि भाई आपने जो खाना खाया उसमें से जो चीजें आपके यूज की नहीं है, बॉडी उसे फैट में बदलती है और स्टोर कर लेती है। और मेनली कहां पर स्टोर होता है, वो आपका जो श्वेत वसा होती है वहां पर। भूरी वसा का काम याद रखना, इसका काम होता है एनर्जी को लिबरेट करना, एनर्जी रिलीज करना। जैसे अब बच्चों में देखो कि बच्चों को ठंड कम लगती है, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों के अंदर जो भूरी वसा होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर श्वेत वसा बढ़ती चली जाती है, और जो भूरी वसा है वो कम होती चली जाती है। तो बच्चों में क्या है, याद रखना, ऊष्मा उत्पन्न करने का जो काम है वो कौन करवाता है, ये भूरी वसा करवाती है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो भाई, ये गोल और अंडाकार कोशिकाएं हैं जिनके कोशिका द्रव्य में एक बड़ी वसा गोलिका होती है, जिसके कारण केंद्र कहां पे चला जाता है, परिधि पर चला जाता है ना। मेन काम क्या है इसका, तो इसका मेन काम है जो खाद्य पदार्थ है उनका संग्रहण करना। वहीं बात करो, ये भी वैसी है, गोल और अंडाकार होती है, लेकिन वसा क्या है, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होती है यहाँ पर। ठीक है, और केंद्रक इसी वजह से भाई क्या होगा, मध्य में होगा। और मेन काम क्या होता है इनका, मेन काम है ऊष्मा को उत्पन्न करना, एनर्जी लिबरेट करना। ठीक है, तो ये पांच कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी, कि भाई आपकी पहले हो गई, मतलब हमने पहले डिस्कस कर लिया वसा कोशिका। मास्ट कोशिका के बारे में पढ़ लिया हमने। हमने फिर आपकी जो प्लाज्मा कोशिका थी इसके बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। भक्षकाणु कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ा था, और जो तंतु कोरक होती है फाइब्रोब्लास्ट, उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब जैसे भाई आपको ये फ्लो चार्ट दिखाया था लास्ट क्लास में,
कि हम कोई भी संयोजी ऊतक ले, उसमें क्या होगा भाई, सेल्स होंगी। कौन कौन सी सेल्स मिलती है वो आपको बता दी। बाकी इसमें जब ये अस्थि अणु अस्थि के साथ पढ़ेंगे, उपास्थि अणु उपास्थि के साथ पढ़ेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये हम जब ब्लड पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और जो लसिका अणु है वो जब आपको लिम्फ पढ़ाऊंगा, या डब्ल्यूबीसी जब पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि भाई आपकी जो कोशिकाएं होती है इनके बीच में थोड़ा सा खाली जगह होती है जिसको हम आधात्री बोलते हैं, जहां पे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कुछ मिक्सचर भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप देखना मेनली दो चीजें मिलती है भाई, एक तो आपको ऐसे धागे जैसी संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें हम तंतु बोलते हैं, और इन तंतुओं के बीच में कुछ जगह होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, आधारीय तत्व या फिर भरण पदार्थ बोलते हैं। तो याद रखना भाई जो आधात्री है वहां पे मेनली दो चीजें मिलती हैं, एक तो तंतु, और तंतु मेन कौन कौन से हैं, एक तो आपको कोलेजन तंतु मिलता है और दूसरा इलास्टिन तंतु। और बाहर की तरफ भाई जो इन तंतुओं के बीच में जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, आधारीय तत्व और ग्राउंड सब्सटेंस बोल देते हैं, जो कुछ रूपांतरित पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तंतु के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आधारीय तत्व पे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं ये। तो जैसे अगर हम देखें नेक्स्ट तंतु के बारे में, तो भाई दो तंतु हैं। जैसे सबसे पहला हमारा तंतु हो गया कोलेजन तंतु। अब कोलेजन तंतु को आप देखो भाई ऐसे धागे जैसी संरचना है ना, बाहर से अगर आप देखोगे तो जैसे धागा होता ना, इसीलिए इसको फाइबर और तंतु नाम दिया गया है। प्लस इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, अशाखित होता है। और इसके अंदर अगर हम देखें भाई, जैसे अभी आप लोग कपड़े पहनकर बैठे हो, कपड़े जो होते हैं वो भी धागों के बने हुए होते हैं, लेकिन उस धागे में अगर आप देखो तो वहां पे आपको जो केमिकल मिलता है उसे हम सेलुलोज बोलते हैं। सेम चीज ये भी धागे जैसी संरचना है, तो ये भी किसी ना किसी चीज की बनी हुई होगी, किसी मॉलिक्यूल की। तो याद रख लेना ये एक प्रोटीन की बनी हुई होती है और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं कोलेजन। और कोलेजन के बारे में एक बात आप याद रखना कि भाई हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन मिलता है, मोस्ट एबेंडेंट जो प्रोटीन होता है वो कौन सा है आपका, कोलेजन होता है। अब होता क्या भाई, कोलेजन का ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे कुंडलित संरचना होती है इसकी। इस कुंडलित संरचना में क्या, हर एक जो हेलिक्स होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो भाई जितने भी हेलिक्स हैं सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसको खींचो तो बिल्कुल भी नहीं खिंचता। तो बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर। ऐसे मैं ये कह रहा हूं मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन खींचो तो बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। तो जहां पर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, सपोर्ट देना है, वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, कोलेजन तंतु। और आपका जो तरल संयोजी उत्तक है ना उसको आप छोड़ दो, उसके अलावा शरीर में जितने भी संयोजी उत्तक है, चाहे आपका वो गर्तिका उत्तक हो, चाहे वसा उत्तक हो, चाहे सघन हो, चाहे अस्थि हो, चाहे उपास्थि हो, सबके अंदर मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें आप याद रख लेना भाई, पहले बना किसका है, कोलेजन प्रोटीन का होता है और कोई ब्रांचिंग नहीं होती, अशाखित होता है। ठीक है, और क्या है, जैसे भी आपको बताया कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है थोड़ा इसका, हर हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, तो खींचो तो बिल्कुल भी नहीं खींचता। ठीक है, लेकिन मोड़ सकते हो आप इसको, ऐसे लचीला होता है। ठीक है, लचीला भी होता है। तो आप याद रखना तरल संयोजी उत्तक को छोड़ दो, उसके अलावा लगभग सभी संयोजी उत्तक में आपको ये देखने मिल जाएगा। ये नीचे डायग्राम दे रखा है इसका। सेकंड दूसरा तंतु अगर हम देखें, यहां पर वो होता है आपका इलास्टिन तंतु, है ना, प्रत्यास्थ तंतु इसको बोल देते हैं हम, इलास्टिक फाइबर। अब इसमें और कोलेजन में डिफरेंस थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, कि कोलेजन थोड़ा सा मोटा होता है, इस तंतु को देखोगे थोड़ा सा ये पतला होता है। प्लस जैसे कोलेजन में कोई ब्रांचिंग नहीं थी, वो अशाखित होता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ब्रांचिंग मिलेगी। और ऑब्वियस सी बात है भाई, बाहर से तो धागा दिख रहा है, लेकिन बना तो किसी चीज का होगा ना, तो ये भी एक प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसका नाम है इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, और आपकी बॉडी में जहां जहां पर इलास्टिसिटी देनी होती है, जैसे भाई आपकी त्वचा है, आप थोड़ी खींच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाई आपके फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों में हवा भरती है तो फैलता है, फिर हवा बाहर छोड़ोगे तो सिकुड़ेगा, वहां पे भी इलास्टिसिटी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी रुधिर वाहिनियां होती है, स्पेशली धमनी की अगर हम बात करें, तो उनमें भी इलास्टिसिटी की जरूरत होती है। तो शरीर में जहां जहां पर इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता की जरूरत होगी, वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, इलास्टिन फाइबर मिलेगा। ठीक है,
तो ये दो तीन चीजें इसमें याद रख लेना भाई। पहले बना किसका है? इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है और शाखित तंतु है। प्लस क्या है भाई, इसमें इलास्टिसिटी होती है, तो कहीं पर भी जहां पर इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको, वहां पर जो इलास्टिक फाइबर है वो मिल जाएगा देखने के लिए। जैसे आप याद रखना, रुधिरवाहिनियों में, त्वचा में, फुफ्फुस में, फेफड़ों में, ये हर जगह आपको मिल जाएगा देखने। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा। अगर हम आधात्री की बात देखें तो आधात्री में पहली चीज जो हमें मिलती है वो हो गया आपके तंतु। अब इन तंतुओं के बीच में थोड़ी खाली जगह होती है, और इस खाली जगह पे भी आपको बताया कुछ रूपांतरित पॉलीसेकेराइड्स और कुछ प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है, जिनका काम होता है कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखना। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको, इनमें पानी को पकड़ने की प्रॉपर्टी होती है। तो जो जेली जैसा नेचर होता है टिश्यूज का, वो इन रूपांतरित पॉलीसेकेराइड की वजह से ही होता है। तो आप याद रख लेना कि भाई यहाँ पर क्या है, तंतुओं के बीच में जो हमें चीजें मिलती हैं उनको हम आधारीय तत्व और ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, जो किससे बने हुए हैं? प्रोटीन्स और रूपांतरित पॉलीसेकेराइड का मिश्रण होते हैं। ठीक है, काम क्या है भाई? कोशिकाओं को आपस में जोड़ कर रखना, उन्हें सपोर्ट देना, और इनको, इनके पास क्या है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो जो आपका क्या होगा, जैसे कह सकते हैं कि सपोर्ट जो होगा उसके देने के साथ साथ जो वाटर को पकड़ रहे हैं ये, उसको भी, मतलब थोड़ा जो कहते हैं ना जेली जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो ये देते हैं। प्लस भाई जैसे सेल में कोई चीज आनी है, जैसे मान लो ये सेल है, बाहर ये आधात्री भरा हुआ है, और कोई चीज सेल तक पहुंचनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इनके थ्रू होता हुआ ही तो जाएगा। तो कोशिकाओं को और रक्त के बीच में जो विनिमय होता है उसमें भी कौन मदद करता है? आपका ये जो आधारीय तत्व होते हैं ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन तो टाइप क्या पूरा डिटेल में देख लिया हमने कि भाई आपको संयोजी ऊतक में क्या क्या चीजें देखने मिलती है। ठीक है, तो भाई पहला हमने पढ़ा कोशिकाएं हैं, वहां पर कोशिकाएं डिस्कस कर ली। ठीक है, फिर आधात्री में हमने तंतु देख लिए और आधारीय तत्व हो गया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपके कि संयोजी ऊतक में क्या क्या मिलता है। अब कौन सी कोशिकाएं हैं संयोजी ऊतक में, और उनके अंदर किस टाइप का आधात्री होता है, इसी के आधार पर संयोजी ऊतक को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि भाई तीन होते हैं, लचीले हैं, सघन होते हैं और विशिष्टीकृत होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल।